हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 4 जुलाई को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सोशलिज्म सेक्युलरिज्म आर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। मेन से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जा सकती है, प्रीलिम से रिलेटेड जो आस्पेक्ट पूछेंगे, सब कुछ इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मर्डर मोस्ट फाउल। ये आर्टिकल कस्टोडियल डेथ के ऊपर आया हुआ है। आर्टिकल में जो चीज़ें दी हुई है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके अलावा कस्टोडियल डेथ क्यों हो रही है, किस किस तरह की है, क्या क्या सेफगार्ड्स हैं इसमें, लीगल सेफगार्ड क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कौन सी है, ये सारे एस्पेक्ट, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, ये सेफगार्ड होने के बावजूद भी क्यों कस्टोडियल डेथ कम नहीं हो रही है, ये एस्पेक्ट, प्लस क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको आपको अच्छे से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कस्टोडियल डेथ पे आपको क्वेश्चन इस साल या नेक्स्ट ईयर 100% पूछा जा सकता है। गवर्नेंस से संबंधित आर्टिकल है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सोशलिज्म सेक्युलरिज्म आर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 पॉलिटी। मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको ये स्टेटमेंट ही अकेला अगर दे दिया जाए और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस पर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है और GS2 में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। तो आप कैसे लिखेंगे, ये सारे एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। प्लस आपको एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मेंस में बार बार, स्पेशली सेक्युलरिज्म में, वो क्या है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म या ईस्टर्न सेक्युलरिज्म हम बोल सकते हैं ना, या US का सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडिया का सेक्युलरिज्म, दोनों में क्या अंतर है, ये कंपैरिजन पूछा गया है। पिछले 10 साल में उठाओगे पेपर, 2-3 बार सेम क्वेश्चन आया है। सो ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में हम लोग कवर करेंगे। दो आर्टिकल थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि एक डिफरेंट पार्टी वाले ने ये आर्टिकल लिखा है दूसरे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में, लेकिन हमें उन चीज़ों में नहीं जाना है। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें हैं। सो उसी पे हमारा फोकस रहना चाहिए, इधर उधर हम नहीं जाएंगे। प्रीलिम्स में क्या पूछ सकते हैं कि बताइए सोशलिज्म से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, 38, 39, 41, 42, 43, ऐसे पूछ सकते हैं। सेक्युलरिज्म से संबंधित आर्टिकल कहाँ कहाँ हैं, फंडामेंटल राइट्स में है, प्रियम्बल में बात की गई है ना, और इसके अलावा DPSP में भी बात की गई है। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ या इससे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, ये कब प्रियम्बल में आया, क्या ये ओरिजिनली था या बाद में एड ऑन किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया, ये सारे एस्पेक्ट किए जा सकते हैं, है ना। तो सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट ये वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मॉरालिटी की बात करें तो उसको मेजरली ड्रिवन कौन करते हैं, हमारे ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, है ना। तो ये सब हमारे कंट्री और हमारे संविधान को बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की, ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ लीगल डॉक्यूमेंट, it is the embodiment of ideals and the aspiration of nations that was forged into the crucible of an anti-colonial struggle, है ना। तो ये एक सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने बना दिया कि भाई देश कैसे चलेगा। इसमें इसको बनाने के पहले जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हुआ है, वो हज़ारों लोगों का बलिदान है, उनकी मेहनत है, उनकी एस्पिरेशन है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, 50 साल बाद मेरा देश कैसा होगा। तो नेहरू जी को विजनरी कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो भारत को 50 साल बाद कैसा होना है उसको देखते हुए उन्होंने काम किया था। वैसे ही सारे हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने संविधान को भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया था। अमॉन्ग इट्स मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल आर सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, वैल्यूज दैट आर नॉट कन्फाइंड टू प्रियम्बल अलोन बट विच आर वोवन थ्रू आउट इट्स टेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड इन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स वेरी स्ट्रक्चर। सो फंडामेंटल जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी है, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जो सिर्फ प्रियम्बल में ही नहीं, प्रियम्बल में ज़रूर है
लेकिन बाकी जगह भी आपको ये देखने मिलेगी। इन्फर हम कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट हो या DPSP हो। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको उठा के देखेंगे तो आप ये मान पाएंगे कि ये वर्ड अगर नहीं भी होते तो भी कोई ऐसा इशू नहीं होता। ऑलरेडी हम लोग सोशलिस्ट और सेक्युलर कंट्री हैं। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली RSS की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि जो वर्ड सोशलिज्म है और सेक्युलरिज्म है उसे प्रीएम्बल से हटा देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 के थ्रू क्या किया गया था, लाया गया था, प्रीएम्बल में एड ऑन किया गया था। ठीक, कब हुआ था ये? इमरजेंसी के समय में हुआ था। तो रिसेंटली जो RSS के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए इमरजेंसी को कहा कि ये जो 50 साल पहले इमरजेंसी हुई थी ये इंडिया के इतिहास में बहुत काला पन्ना है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में डाले गए हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसको क्या करने की ज़रूरत है? रिवोक करने की, इसे हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा जो है RSS ने कहा था और उसी के लिए ये आर्टिकल आया हुआ है। पर हमको अब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है इसकी, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं सिर्फ उसी में स्टिक करना है। ठीक, सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, द इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना। तो जो सोशलिज्म है वो होता क्या है? बेसिकली इट्स अ कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये वर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ आता है? ये वर्ड आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? प्रीएम्बल में। और आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? DPSP में। ये आपको दो जगह ये सेम वर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये टर्म कहाँ कहाँ हैं, और ऑप्शन भी इसी तरीके से दिए थे, प्रीएम्बल प्लस DPSP, प्रीएम्बल प्लस फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल प्लस ड्यूटीज़, या फिर DPSP एंड फंडामेंटल राइट। इस तरीके से आपको ऑप्शन आए थे। ठीक है, तो ये जो हमारा सोशलिज्म है ये, है ना, क्या इंश्योर कर रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस हो और सोशल जस्टिस हो, इनइक्वालिटी ना रहे, असमानता लोगों में ना रहे, और वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। ठीक, ये सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस है। प्रीएम्बल ऑल्सो प्रोमिसेस द जस्टिस सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल टू ऑल सिटीजन एंड सीक्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो भी यही बात कहता है कि भाई सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और सभी को, है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अधिकार होंगे और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। ये जो है काय में लिखा हुआ है? हमारे प्रीएम्बल में। फंडामेंटल राइट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इट अंडरलाइंस द फैक्ट दैट इवन बिफोर द 42nd अमेंडमेंट द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स, है ना। तो आपने सोशलिज्म वर्ड भले ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डाला हो, लेकिन जो स्पिरिट है वो तो ऑलरेडी थी, वो तो ऑलरेडी, ये जो टर्म्स हैं ये तो बहुत पहले से हैं, जब से हमने अपने देश में जो संविधान बनाया है, जब से उसे लागू किया तब से ये वर्ड थे, है ना। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें ये वर्ड है। इसका मतलब जो सोशलिज्म की भावना है, जो स्पिरिट है, वो हमेशा से थी, वर्ड हो या ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, there were significant efforts in the Indian Constitution to increase the freedom of citizen and to reduce the inequalities prevalent in the society. The fundamental rights were major step in that direction. Article 14 guarantees equality before law. Article 15 prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. And 16 ensure equality of opportunity in matter of public employment, है ना। तो जो चीज़ें आपकी कहाँ पर लिखी थी? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की तरह है। ये लीगली एनफोर्सेबल है क्या? नहीं, है ना। तो ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट ज़रूर है, केशवनंद भारती में कहा गया है, लेकिन इसको हम ऐसे एनफोर्स नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंदर अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सीधे पहुंच जाओ कहाँ पर? हाईएस्ट जो कोर्ट है हमारे, सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर आपके पास जो है 5 रेट हैं, उस 5 रेट का सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है और आपके जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे, उसका निवारण किया जाएगा। तो यहाँ फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है। सो ये फंडामेंटल के राइट्स के थ्रू क्या कोशिश की गई है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी जाति अलग हो, चाहे आपका रिलीजन अलग हो, चाहे आपकी कास्ट कोई भी हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, यहाँ कहीं भी आप जन्मे हो, अगर आप भारत भूमि में जन्मे हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव इन पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं होगा, आर्टिकल 15 में।
और 16 एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। अगर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सरकारी नौकरी, वहाँ पर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, सबको बराबर, जो फॉर्म भरेगा उसको एग्ज़ाम देने मिलेगा। ठीक है, तो ये जो राइट है, टुगेदर विथ प्रियम्बल एंड DPSP enshrine a vision of a society free from exploitation where the dignity of every individual is upheld। है ना, तो DPSP, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स के ये जो आर्टिकल्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हर इंसान को, जो हमारी सोसाइटी है प्लस जो जितने सिटीज़न हैं, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन फ्री रखा जाए और उनका जो जीवन है वो डिग्निटी के साथ वो जी सके। आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ DPSP क्लियरली ले इट आउट अबाउट द सोशलिस्ट विजन ऑफ द कंट्री। है ना, तो 38 और 39 की अगर मैं बात करूं तो 38 और 39 आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें थी। 38 में हमारा जो गवर्नेंस की बात की गई थी और 38 में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात की गई थी। है ना, तो स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये 38 आर्टिकल में था। 39 में क्या था, 39 में देखें तो ए से ABCDEFF तक के 6 पार्ट्स थे इसके। इसमें लाइवलीहुड की बात की गई थी कि स्टेट कोशिश करे कि लोगों को लाइवलीहुड मिल सके, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसके बाद जो मटेरियल रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल भी ना हो और पुरुष और महिला को इक्वल पे मिल सके। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका आर्टिकल 39 हो जाएगा। अब जो आर्टिकल 41 है, 42 और 43, इसमें भी सोशलिज्म से रिलेटेड प्रोविज़न है। जैसे कि 41 में क्या है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। जितनी स्टेट की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए लोगों को काम मिले, राइट टू वर्क। है ना, अब इसका एग्जांपल क्या है, मनरेगा। सरकार 100 दिन तक के सबको रोज़गार उपलब्ध करा रही है, हर एक हाउस होल्ड के हर एक मेंबर को, रूरल एरिया में। अब अर्बन एरिया में भी इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके लिए अलग से 2005-06 में एक्ट बनाया गया था, नरेगा एक्ट। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल जो 41 है उसको एनफोर्स करने के लिए सरकार ने एक्ट बनाया है। इसके अलावा पब्लिक असिस्टेंस कर सकते हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो जिनको सिकनेस है ना, जो डिसेबल हैं, उनके लिए भी पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ये आपका 41 हो जाएगा। 42 में क्या है, महिलाओं के लिए ह्यूमेन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी 42 में हो जाएगी। इसके लिए भी सरकार ने 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव रखी है, 26 वीक्स की। है ना, तो ये महिलाएं जो हैं अपना अगर वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो ऐसा नहीं रहेगा कि उन्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी, वो 26 हफ्ते की छुट्टी ले सकती हैं और फिर अपना वर्क कंटिन्यू कर सकती हैं। और उनके लिए जो वर्क कंडीशन है उसे भी जस्ट एंड ह्यूमेन करने की कोशिश की गई। और 43 आर्टिकल 43 में हम लिविंग वेज की बात करते हैं वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सोशलिस्ट विजन को इंश्योर करने के लिए डाले गए हैं। इसे कौन एनफोर्स कर रहा है, सरकार कर रही है। कैसे, एक्ट बना करके, क्योंकि DPSP जस्टिशिएबल नहीं होते हैं अपने आप में। जब तक सरकार एक्ट नहीं बनाएगी तब तक कि आप पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं जा सकते। है ना, तो ये आपका DPSP के कुछ आर्टिकल हो जाएंगे जो कि सोशलिस्ट से संबंधित हैं। अब सेक्युलरिज्म की बात कर लेते हैं। सेक्युलरिज्म होता क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जो लॉ है या स्टेट है और रिलीजन है वो दोनों ही सेपरेट होते हैं। इनमें किसी भी तरह का क्या बोल सकते हैं कि कनेक्शन नहीं होता है, दोनों सेपरेट चीज़ है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो क्या कहता है, जो स्टेट है, स्टेट के जो लॉ हैं आपको उसे मानना पड़ेगा। आप अपना रिलीजन अपनी प्राइवेट स्पेस पे रखिए। अगर आपको बुर्का पहनना है तो आप अपने घर पे पहनिए, अगर आपको पूजा करनी है तो आप अपने घर पे करिए। आप बाहर जो भी लॉज हैं उसको आप फॉलो करेंगे। ये आपका यूनाइटेड स्टेट का जो सेक्युलरिज्म है वो ये है, इसे हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं। नाउ इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अभी हमने जो बात की है उसमें स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट थे और कोई भी, है ना, वाटर टाइट कंपार्टमेंट था इसमें, किसी भी तरीके से दोनों के एक दूसरे के डोमेन में नहीं आएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो नहीं है ना, अभी आप देखो सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करने में, है ना, तो यही सरकार
लोगों को हज यात्रा कराने के लिए भी सब्सिडी भी देती है। तो अलग अलग धर्म के लोगों के लिए सरकार अलग अलग काम कर रही है। प्लस सरकार हस्तक्षेप कर सकती है अगर अगर जो मोरालिटी है, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी, इसका वायलेशन हो रहा हो, है ना। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिसमें सरकार क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है, जो कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से 28 में भी क्लियर कट दिया हुआ है। सो यहाँ पर जो सरकार का काम है वो क्या है, पॉजिटिव अश्योरेंस देना है। स्टेट विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, फर्स्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना। तो इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको भी इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी सिटीज़न को किसी भी तरह का भेदभाव ना झेलना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। ये हमारे यहाँ का क्या है, ये हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म है। सो डिफरेंस आपको समझ में आया वेस्टर्न और ईस्टर्न और वेस्ट और इंडिया सेक्युलरिज्म के बीच में। The original text of preamble, even before the addition of the word secular in 1976, had already promised the liberty of thought, expression, belief, faith and worship, है ना। तो ये 1976 के पहले ही हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसमें क्लियर कट ये लाइन है कि लिबर्टी रहेगी आपको सोचने की, एक्सप्रेस करने की, आप जो बिलीव करते हैं उसकी, है ना। आप जो चाहें, जिस धर्म को चाहें उस पर बिलीव कर रख सकते हैं, फेथ की और वर्शिप करने की, ये सारी चीज़ों की लिबर्टी आपको दी जाएगी। एंड फैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, और ब्रदरहुड की भावना भी रहेगी आप सभी में। ये सारी चीज़ें इंश्योर किस में किया गया है, ये प्रियम्बल में पहले ही था। सेक्युलरिज्म वर्ड डालने की ज़रूरत थी नहीं, मतलब नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, डाल दिए तो भी कोई बात नहीं। अगर हम ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक देखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल देखें, तो वो ऑलरेडी एनश्राइन है हमारे प्रियम्बल से लेके फंडामेंटल राइट और बाकी जगह, बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनमें। फंडामेंटल राइट में 25 से 28 में क्लियर कट फ्रीडम दी है रिलीजन की। फर्दर अंडरस्कोर द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। 29-30 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिए गए हैं माइनॉरिटी को। 2 माइनॉरिटीज़ हैं इसमें इंक्लूड, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मतलब धर्म वाली जो माइनॉरिटी होगी और लैंग्वेज वाली जो माइनॉरिटी होगी उनके लिए ही केवल 29 और 30 आर्टिकल एप्लीकेबल है। दिस आर्टिकल एंश्योर दैट द स्टेट नाइदर आइडेंटिफाई विथ nor privilege any religion and that every citizen regardless of faith enjoys equal right and protection. So यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार पहले तो सारे धर्म को इक्वली ट्रीट कर रही है, प्लस जो माइनॉरिटी है उनको एक्स्ट्रा जो है उनका केयर किया जा रहा है ना। उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को बचाने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें की जा रही है और इसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 केशवानंद भारती की जो लैंडमार्क जजमेंट आया था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। और 1992 में जो सेक्युलरिज्म है, बोमई केस ना, इस आर्टिकल में नहीं दिया है पर बोमई केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि यू कैन नॉट अमेंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि आप इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को रिवोक नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते संविधान से। सेक्युलरिज्म हमेशा रहेगा क्योंकि ये बेसिक फीचर है ना। तो केशवानंद भारती में ये कहा गया था कि बेसिक फीचर के अलावा संविधान को अमेंड किया जा सकता है। आप बढ़ा सकते हैं चीज़ें, है ना, ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फीचर को हटा नहीं सकते। नेक्स्ट है, it is fallacy to claim that socialism and secularism in the preamble to the constitution are mere addition or imposition from 1970s। तो ये कहना कि भाई ये जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म है ये केवल एडिशन है या फिर इम्पोज किया गया है इमरजेंसी के दौरान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही प्रियम्बल बना था और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है आपका कब आया था, इंडिपेंडेंस के पहले, और उसी डॉक्यूमेंट से फिर प्रियम्बल बना था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने बहुत डिबेट की थी और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ थी इसे इम्बाइब किया गया था हमारे डॉक्यूमेंट में, जिसको हम संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इवन इफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, the word secular was there in Article 25A2 even before the 42nd Amendment were to be removed from the preamble, the Constitution core philosophy, structure and provision will remain unchanged in their essence। अगर ये निकाल भी देते हैं इस वर्ड को तो भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसकी जो कोर फिलासफी स्ट्रक्चर है वो अभी भी अनचेंज रहेगा और कंट्री अभी भी सेक्युलर ही रहेगी, है ना। और ये वर्ड सेक्युलर 25 टू
ए आर्टिकल में भी है। ये चीज़ आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ठीक, कि कहाँ कहाँ ये सेक्युलर वर्ड है। प्रीएम्बल में है और दूसरा कहाँ पर है 25(2)A आर्टिकल में। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी स्ट्रक्चर में है, एंड देयरफॉर ये जो बातचीत हो रही है कि इसे रिमूव किया जाना चाहिए एंड ऑल, इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस राइटर, ठीक। The Constitution of India is a living document that is designed to secure justice, liberty, equality and fraternity for all, है ना। तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। जो शुरुआत करो है ना तैयारी, तब इसी तरह का क्वेश्चन देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक्सप्लेन। तो सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म इसके मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा इंडियन रिपब्लिक खड़ा हुआ है। तो अगर इसके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो वो इंडिया की, है ना, मूल भावना पे अटैक किया जा रहा है। सो हमें इसको बचाने की ज़रूरत है और इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है अभी, ऑब्वियसली उसमें कुछ फ्लॉज ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यू चल रही है वही डेमोक्रेसी और वही भारत आगे भी चलता रहे। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। दैट्स इट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मर्डर मोस्ट फाउल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटायरली मेन से संबंधित है। इसमें हम कस्टोडियल डेथ के बारे में बात करेंगे। कस्टोडियल डेथ से संबंधित आर्टिकल है। Nearly 15 years after the Supreme Court of India described custodial torture and death are the most heinous crime committed by man in uniform, brutal third-degree treatment of suspect remains a chilling reality। है ना। तो 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ है ये वन ऑफ द मोस्ट हीनस क्राइम है। किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनिफॉर्म पहनने, मतलब पुलिस के द्वारा ये किया जा रहा है। इट इज़ अ ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बाय द पुलिस जस्ट बेस्ड ऑन द सस्पिशन। सिर्फ शक की बिना पर लोगों को कन्फेस करने के लिए उनके ऊपर कई तरीके से थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, वायलेंस का यूज़ किया जाता है ताकि वो कन्फेस कर दें, और ऐसे में कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। सो अलग अलग तरह की जो कस्टोडियल डेथ हो सकती है। एक आपकी जुडिशियल कस्टडी में है तो वो जुडिशियल कस्टडी डेथ हो जाएगी। एक आपका अगर पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस कस्टोडियल डेथ हो जाएगी। और इलीगल कस्टडी क्या होता है? अगर डिटेंशन ही नहीं हुआ है, लीगल प्रोसीजर ही शुरू नहीं हुई है तो उसे इलीगल कस्टडी डेथ भी बोलते हैं। सो 2-3 तरह की कस्टोडियल डेथ भी होती है। रिसेंटली क्या इशू हुआ है ये देख लेते हैं। तमिलनाडु का ये केस है। कोविड के समय में भी एक फादर और उनके बच्चे के साथ भी इसी तरह का पुलिस ने व्यवहार किया था और दोनों की ही जान चली गई थी। उस समय भी पब्लिक आउटरीच बहुत था और इस वक्त भी पब्लिक आउटरीच बहुत है। अजीत कुमार की यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ लोग जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे अजीत कुमार को पकड़े, सिक्लूडेड प्लेस में लेकर गए, ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट की बात है, और उनको तेज़ी से मारना पीटना शुरू कर दिया गया। उन्हें डिटेन भी नहीं किया गया, है ना, मतलब उन्हें जेल में नहीं लेके गए, साइड में लेके गए और उन्हें मारपीट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये अजीत कुमार को एक महिला जो कि मंदिर आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप मेरी गाड़ी पार्क कर दीजिए। उसके बाद महिला के जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी चोरी हो गई, तो उसने कहा कि मैंने इस आदमी को पार्क करने के लिए दी थी और इसी ने वो ज्वेलरी चुराई होगी। और इसी शक के बिना पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इस तरह का एक्ट किया है। द इम्पिनिटी विथ विच ही वॉज डिटेन्ड विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इलस्ट्रेट जस्ट हाउ नॉर्मलाइज सच डिस्टर्बिंग बिहेवियर हैज़ बिकम इन पुलिसिंग। ना FIR की थी, ना कोई रिपोर्ट लिखी थी, बस जा करके इस लड़के को पकड़ा और इसको पीटने लगता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो किसके डायरेक्शन में होता है? DSP के डायरेक्शन में किया गया एक्ट था, ठीक। तो ये ब्रूटलिटी के साथ ये एक्ट किया गया और इसके कारण अजीत कुमार की डेथ हो गई। जस्टिस SM सुब्रमण्यम ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एप्टली सेड इट इज़ ऑलमोस्ट पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वेरी क्रूडली वी हैव टू से इट इज़ द स्टेट किलिंग इट्स ओन सिटीजन, है ना। तो ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टोडियल डेथ के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो इससे आप क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन कर लिख सकते हैं कि रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और स्टेट ही अपने सिटीज़न को एक तरीके से मार रहा है। जो विक्टिम होते हैं मोस्टली वो ऑप्रेस्ड
बैकग्राउंड के होते हैं, है ना, जो इजी टारगेट होंगे, जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली के होंगे तो पुलिस वाले ऐसे मार सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं। जिनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा उनको कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस हैं, लेकिन स्टिल अगर आप प्रिविलेज फैमिली के तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो होंगे वो जो ऑपरेस्ट बैकग्राउंड के हैं उन्हीं लोगों के साथ इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। इन दिस case, attempts at cover-up failed due to protest and public outrage, with the custodian mother of the father and the son in Santakulam during the COVID pandemic is still fresh in the public memory. Chief Minister Stalin wasted no time in damage control. 7 policemen including DSP were suspended. Later 5 were arrested. है ना, तो जो चीफ मिनिस्टर है अभी चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने तुरंत सस्पेंशन किया। और रिसेंटली भी एक केस हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया, फादर एंड सन का कोविड के समय में हुआ था। सो इस तरह के केसेस बार बार आ रहे हैं। ऐसे तो कई केस दब जाते हैं जो हमें पता भी नहीं है। अब जो कस्टोडियल डेथ है उसके पीछे के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो इंटरोगेशन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है इन लोगों के पास। किसके पास? पुलिस के पास। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रेनिंग की भी कमी है ना, लैक ऑफ ट्रेनिंग, एम्पैथी, कंपैशन, ये भी देखने को मिलता है। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, कई बार आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करते तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन और अलग अलग तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। प्रिजन की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस होता है। तो आप देखें जुडिशियल कस्टडी में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस देखा होगा वेब सीरीज़ तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में डेथ होना कितना आसान है। कई बार पुलिस बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखाती है, कई बार पुलिस रोकती नहीं है दूसरों को ब्रूटलिटी दिखाने, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जुडिशियल कस्टडी में डेथ होती है ना। मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता, बहुत डिले हो जाता है। मान लीजिए किसी एक कैदी ने दूसरे कैदी को मारा, मेडिकल अटेंशन ही नहीं पहुँचा, बोले क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये तो है पहले, मतलब भले ही उसको अंडर ट्रायल है, वो अभी तक उसे सज़ा नहीं हुई है, तब भी उसे मान लिया जाता है कि ये तो इसने क्राइम किया है, अगर मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो और वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस ऑफ जुडिशरी, वो भी बहुत वीक है। अगर वो भी अच्छे से करने लगे, DK बासु की जो गाइडलाइन है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु केस में जो गाइडलाइन दी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो इस तरह की डेथ ना हो। अब सेफ गार्ड की बात कर लेते हैं, क्या क्या संविधान में सेफ गार्ड है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्लियरली आप आर्टिकल 21 के अंदर जो है किसी की जान नहीं ले सकते, है ना, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए, है ना, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ टर्म लिखा हुआ है उसके हिसाब से। इसके अलावा आर्टिकल 22 में देखें तो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो पर्सन अरेस्ट भी हुआ है तो उसके पास राइट होंगे, अधिकार होंगे, वो लॉयर रख सकता है ना, उसको नेचुरल जस्टिस के अंदर फेयरली जो भी अपनी बात है उसे रखने दिया जाएगा, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अंदर। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है। इसके अलावा 23 की बात करें तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, मतलब आपने उनसे कन्फेशन निकलवा भी लिया तो फिर क्या, वो खुद के अगेंस्ट में क्या नहीं कर सकते, गवाही नहीं दे सकते। ठीक, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन 23 में है, तो संविधान में तो है ही। इसके अलावा जो CRPC है ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं, अगर किसी तरह की भी कस्टोडियल डेथ होगी तो मैंडेटरी जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा एक और सेफ गार्ड है, वो है जो अभी हमने डिस्कस किया था 1997 केस, DK बासु केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, किसी भी इंसान का अरेस्ट और डिटेंशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें, कैसे जुडिशियल और कस्टोडियल डेथ को रोका जा सके। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है, NHRC है आपका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जुडिशरी है, मीडिया है, ये सारे भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्यों आखिर कस्टोडियल डेथ इतने सेफ गार्ड होने के बाद भी बढ़ रही है, क्या रीज़न है उसका? कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कन्विक्शन रेट कम इसलिए क्योंकि ज़्यादातर केसेस में, है ना, जो एविडेंस है वो मिलते नहीं है, पुलिस वाले वो एविडेंस छुपा देते हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग लॉ और गाइडलाइंस है उसकी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, CCTV मॉनिटरिंग नहीं हो रही है ना, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, और पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पुलिस रिफॉर्म अगर होंगे तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, तो पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? जो प्रकाश सिंह जो केस था 2006 का, उसमें जितनी भी चीज़ें कही गई थी, आपको लिखना है प्रकाश सिंह केस, उसमें अलग अलग पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। एक बार इसको आप रीड करिएगा, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो
जो पुलिस की स्थिति है वो बेहतर होगी और इस तरह की आपको कस्टोडियल डेथ देखने को नहीं मिलेगी। सीसीटीवी सर्वेलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सीसीटीवी ज़्यादा से ज़्यादा जगह लगाया जाए, स्पेशली जो पुलिस स्टेशन और लॉकअप्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी बनाना चाहिए इस तरह के केसेस को डील करने के लिए। ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए, ह्यूमन राइट से संबंधित, एम्पैथी और कंपैशन से रिलेटेड स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इन सारे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब आपकी चीज़ें क्या होगी, मैंडेटरी होगी, वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल रहेगा। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। जो भी मैंने बात बताई है इसमें आपको एक मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।